हाँ, तो हम आइडियल गैस और परफेक्ट गैस पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पढ़ाया था वो सीरीज वाला कार्नोट इंजन, बहुत सारे जोड़ के फॉर्मूला आया था ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू एन प्लस 1 अपॉन क्यू वन आया था ना फॉर्मूला। उस फॉर्मूले पर भी कुछ न्यूमेरिकल है, वो बाद में हम करा देंगे। पहले आइडियल गैस और परफेक्ट गैस स्केल देखिए। इसमें क्या करना है, आइडियल गैस और परफेक्ट गैस स्केल का मतलब क्या था, Q1 अपॉन में Q2 इज इक्वल टू T1 अपॉन में T2 होता था। अब यही चीज प्रूव तो नहीं करनी है, ये इतना ही आना चाहिए, बस एब्सोल्यूट गैस को प्रूव करके दिखाना है वो क्या होता है। तो वही दिखाने के लिए बस ये थोड़ा सा बता रहे हैं, ज्यादा नहीं है इसमें, बस देख लीजिए, समझ लीजिए, नॉलेज के लिए भी है और वो एब्सोल्यूट स्केल वाला भी समझ लीजिए क्या है। तो सोर्स है, सिंक है और ये वर्किंग सब्सटेंस इसके अंदर है हीट इंजन। तो क्या होता था, तब तक ये हीट अपने अंदर अब्जॉर्ब नहीं करता था, जब तक कि क्या होता था, तब तक ये हीट अपने अंदर अब्जॉर्ब नहीं करता था जब तक कि T1 के बराबर इसका ना हो जाए टेम्परेचर। इसका टेम्परेचर का मतलब क्या है, इसका टेम्परेचर हम T1 मान लेते थे, जब इसका टेम्परेचर इसके टेम्परेचर के बराबर हो जाता था तो जाके सोर्स का। लेकिन ये गड़बड़ है, गड़बड़ क्या है कि सोर्स का टेम्परेचर इसके टेम्परेचर के मतलब वर्किंग सब्सटेंस का टेम्परेचर इसके टेम्परेचर के बराबर नहीं होना चाहिए, बल्कि इंजन वर्क करता है सोर्स का टेम्परेचर वर्किंग सब्सटेंस के टेम्परेचर के बराबर होगा तब देगा। हम लोग अब तक पढ़ते क्या है कि वर्किंग सब्सटेंस का टेम्परेचर सोर्स के टेम्परेचर के बराबर होगा तब हीट मिलेगी, और सिंक का वर्किंग सब्सटेंस का टेम्परेचर सिंक के टेम्परेचर के बराबर तब हीट रिजेक्ट होगी, बल्कि ये गलत है। अब इसको राइट पढ़ने के लिए केल्विन स्केल आया है। पहले तो ये स्केल समझ लिए क्या है। तो क्या होता था, यहाँ पर Q1 तब आता था, Q1 तब इसको रिजेक्ट होती थी जब इसका टेम्परेचर क्या होता था, T1 होता था इसके बराबर। Q2 तब यहाँ पर आता था जब इसका टेम्परेचर क्या होता था, इसके बराबर T2। तो तब क्या आएगा, Q1 अपॉन में Q2 इक्वल्स टू T1 अपॉन में T2। ओके, अब इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, इस फॉर्मूले की मदद से ही आगे उस स्केल को भी दिखाएंगे। उस स्केल को तो क्या दिखाना है कि जैसे कि क्या नाम है, केल्विन स्केल, केल्विन स्केल क्या नाम है उसका, केल्विन स्केल या एब्सोल्यूट स्केल या फिर थर्मोडायनेमिकल स्केल, और एब्सोल्यूट 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 नहीं एब्सोल्यूट स्केल या फिर थर्मोडायनेमिकल स्केल, डायनेमिकल स्केल। ये तीन स्केल का नाम नहीं है, एक ही स्केल है, इनके अलग अलग नाम है। केल्विन ने इसे बताया था और नाम इसका क्या है, एब्सोल्यूट स्केल, थर्मोडायनेमिकल। इस स्केल पर ही वर्क करता है, ना कि आइडियल गैस के स्केल पर। कुछ भी आइडियल है आजकल, कुछ भी आइडियल नहीं है, कुछ भी आइडियल नहीं। हर चीज में लॉस होता ही होता है, चाहे कोई भी इंजन हो लॉस करेगा, कोई भी चीज बनी हो उसमें जरूर कुछ ना कुछ लॉस होगा, कुछ ना कुछ खराबी होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है जो परफेक्ट है। कोई इंसान जब परफेक्ट नहीं हो सकता, कोई चीज कैसे परफेक्ट हो सकती है। तो वैसे ही Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू T1 अपॉन T2 ये आइडियल गैस पर वर्क कर रहा था। लेकिन ये गलत है कि हमारा ये जो वर्किंग है, जब तक ये हीट इसका टेम्परेचर इसके टेम्परेचर के बराबर ना हो जाए तब तक हीट नहीं देता था। अब हमें सही तरीका किसने बताया, केल्विन ने। कि क्या बताया कि इसका टेम्परेचर जब इसके टेम्परेचर का, तो इसका भी तो कुछ टेम्परेचर होगा वर्किंग सब्सटेंस का भी। तो वर्किंग सब्सटेंस का टेम्परेचर है θ1 और दूसरा θ2। क्या है, θ1 और θ2। तो जब θ1 के बराबर, θ1 मतलब इसका टेम्परेचर जब θ1 के बराबर होगा तब जाके स्केल का वर्क करेगा, और इसका टेम्परेचर जब θ2 के बराबर होगा तब जाके हमारा ये स्केल वर्क करेगा, तब जाकर ये वो देगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि केल्विन ने क्या बताया कि सोर्स का टेम्परेचर किसके टेम्परेचर के बराबर होना चाहिए, वर्किंग सब्सटेंस के टेम्परेचर के बराबर होना चाहिए, और तब हीट इसको मिलेगी। एब्जॉर्ब किया, वर्क करने में हीट तब ये इसको देगा जब इसका टेम्परेचर इसके टेम्परेचर के बराबर होगा। है बात एक ही कि बराबर दोनों में होंगे तो बराबर दोनों ही ना, लेकिन कैसे बताया जा रहा है ये गलत है। कि जब ऐसा नहीं है कि इसका टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, इसका टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, जब तक ये इसके टेम्परेचर के बराबर नहीं आ जाएगा तब तक नहीं होगा। तो अब हमें क्या दिखाना है, ये केल्विन के स्केल से T1 अपॉन T2 इक्वल टू क्या कह रहा है, θ1 अपॉन θ2 ये कह रहे हैं ना। तो जब ये फर्स्ट है ये सेकंड है, दिख रहा फर्स्ट और सेकंड से क्या दिख रहा, बराबर है Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू θ अपॉन θ2। यही क्या है,
ऑब्सोल्यूट स्केल, यही क्या है, ऑब्सोल्यूट स्केल। यहां से ये दिखाया जा रहा, नहीं नहीं, हाँ बात तो ये भी सही है। और ये ऑब्सोल्यूट स्केल का टेम्परेचर है, ऑब्सोल्यूट स्केल का, बट हाँ ये ऑब्सोल्यूट स्केल का क्या है, टेम्परेचर है। और एक बार और समझ लीजिए कि तब ये हीट तब दे रहा है, मतलब इसके टेम्परेचर बराबर होगा तब हीट दे रहा है, तो हीट इसके बराबर यानी Q1/Q2 इक्वल्स टू θ1/θ2, ऐसे भी हो सकता है। बट राइट वाला तो यही है कि ऐसे होना चाहिए, जैसे यहाँ पर टेम्परेचर जब बराबर हो तो Q1 T1 के बराबर, Q2 T2 के बराबर, वैसे Q1/Q2 इक्वल टू θ1/θ2 होना चाहिए। और एब्सोल्यूट स्केल का पूरा फॉर्मूला ये है, एब्सोल्यूट स्केल का राइट आंसर ये होगा। एब्सोल्यूट फॉर्मूला का T1/T2 इक्वल टू θ1/θ2। बट ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है एग्जाम में, कुछ भी एब्सोल्यूट स्केल का फॉर्मूला हो या एब्सोल्यूट स्केल क्या होता है, तो ऑप्शन में ये दिया हो तो टिक लगा दीजिए। ये हो गया एब्सोल्यूट स्केल और परफेक्ट स्केल, या फिर जो भी केल्विन स्केल, जो भी नाम दे, या फिर इसको परफेक्ट स्केल कह रहे हैं, या फिर थर्मोडायनेमिकल स्केल। अब आगे बताते हैं एंट्रोपी, मतलब कि ये तो खत्म हो गया, आइडियल गैस का और परफेक्ट गैस का यूज था। ये Q1/Q2 T1/T2, एक आएगा Q1/Q2 θ2 या फिर T1/T2 θ2। ये फॉर्मूला होगा एब्सोल्यूट गैस का, ये होगा आइडियल गैस वाला, ये एब्सोल्यूट गैस वाला। अब हम एंट्रोपी बताएंगे, क्या बताएंगे, एंट्रोपी। एंट्रोपी को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर डिनोट करते हैं एस से, एंट्रोपी। अब ये एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी होती है हीट और टेम्परेचर का रेशियो। एंट्रोपी क्या होता है, हीट और टेम्परेचर का रेशियो, हीट यानी Q और टेम्परेचर यानी T का रेशियो होता है। एंट्रोपी होती है हीट और टेम्परेचर का रेशियो, एंट्रोपी यानी S इज इक्वल टू Q/T। ये होता है हीट एंड टेम्परेचर का रेशियो, एंट्रोपी। इसको बोलते हैं हीट एंड टेम्परेचर, और ये हो गया एंट्रोपी, एंट्रोपी। अब एंट्रोपी को अगर डिफाइन करना है तो एंट्रोपी ऑफ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम इज इक्वल टू द एंट्रोपी ऑफ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम इज इक्वल टू द हीट इज इक्वल टू द हीट इज इक्वल टू द हीट नहीं, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ हीट एंड टेम्परेचर, रेशियो ऑफ हीट एंड टेम्परेचर, या फिर रेशियो ऑफ हीट ऑफ द सिस्टम एंड टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, क्योंकि दोनों लेंगे, वो टेम्परेचर का और हीट किसका लेंगे, सिस्टम का। तो लिखिए, हम बोल रहे हैं क्योंकि अभी थ्योरेटिकल है, जो भी है थ्योरी वाला है वो हम बोल रहे हैं, लिखिए एंट्रोपी ऑफ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, एंट्रोपी ऑफ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम इज इक्वल टू, एंट्रोपी ऑफ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम इज इक्वल टू रेशियो ऑफ हीट ऑफ द सिस्टम एंड टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, बस। अब एंट्रोपी का जो चेंज होता है क्या होता है, पहले तो हमें इसे एंट्रोपी को हम दिखा दें कि कैसे एंट्रोपी मतलब कहाँ वर्क करती है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो सबको पता होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फॉर्मूला भी रट गया होगा, क्योंकि फॉर्मूला रटना बहुत जरूरी है। क्या है, dq इज इक्वल टू du प्लस dw, dq इज इक्वल टू du प्लस एंट्रोपी। अरे हाँ, एंट्रोपी को बता रहे हैं, तो क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी वर्क कैसे करती है, dq इज इक्वल टू du प्लस dw। ये कैसे आता था, वॉल्यूम के चेंज पर, चेंज इन वॉल्यूम, कैसे आता था, चेंज इन वॉल्यूम। ये आता था टेम्परेचर के चेंज पर, चेंज इन टेम्परेचर। ये कैसे आएगा, एंट्रोपी के चेंज पर, चेंज इन एंट्रोपी एस, चेंज इन एंट्रोपी एस, इसके चेंज पर आएगा। ये एंट्रोपी वर्क करने, एंट्रोपी कहां पर वर्क करती है, हीट के चेंजमेंट पर। यानी अगर एंट्रोपी का चेंज दिखाओ, ये चेंज ऑफ एंट्रोपी, चेंज ऑफ एंट्रोपी ds इज इक्वल टू dq, हीट का चेंज होगा ds के साथ, यानी इसका चेंज के साथ इसका होगा, किसका, हीट का, पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर का चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि टेम्परेचर कांस्टेंट यानी जीरो होगा, जीरो नहीं, जितना होगा वहीं पर रुक जाएगा, नियत रहेगा। थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है, उसमें टेम्परेचर किसी के लिए कुछ और वर्क कर रहा है, और इसके लिए एंट्रोपी के लिए क्या होगा, वहीं पर स्टेट मतलब कि स्थिर हो जाएगा। अब आगे कि टेम्परेचर यूनिवर्स पे कैसे वर्क करता है, यूनिवर्स पर
टेम्परेचर का अगर यूनिवर्स में देखा जाए यानी ब्रह्मांड पर, तो हमेशा उसका एंट्रोपी बढ़ती जा रही है। बढ़ती जाने का मतलब हीट बढ़ती जा रही है, यूनिवर्स में तो हीट तो बढ़ ही रही है, लगातार हीट बढ़ रही है, इसलिए एंट्रोपी भी उसकी लगातार इंक्रीमेंट हो रही है। अब बात करें अगर क्यू इंक्रीज होगा, यानी कि क्यू अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, एंट्रोपी भी इंक्रीज होगी। क्या होगा, एंट्रोपी भी इंक्रीज होगी। अगर क्यू डिक्रीज हो रहा है तो एंट्रोपी भी डिक्रीज होगी। अगर क्यू कांस्टेंट है यानी हीट कांस्टेंट है तो एस भी कांस्टेंट होगा, एंट्रोपी भी कांस्टेंट है। यानी कि ये किस पर डिपेंड कर रहा है, एंट्रोपी हीट पर डिपेंड कर रहा, पूरा पूरा हीट पर डिपेंड कर रहा। यानी हीट इंक्रीज तो एंट्रोपी इंक्रीज, हीट डिक्रीज तो एंट्रोपी डिक्रीज, और हीट कांस्टेंट तो क्या एंट्रोपी कांस्टेंट। पूरा पूरा इस पर डिपेंडेड है। और एंट्रोपी की एक चीज और बात करें एंट्रोपी में, कि जैसे कि एंट्रोपी रिवर्सिबल प्रोसेस पे क्या असर डालती है और इरिवर्सिबल प्रोसेस पे क्या करती है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस पे क्या होता है, क्योंकि जैसे रिवर्सिबल प्रोसेस पे क्या होता था, एंट्रोपी था और हमारा और भी था, वॉल्यूम का चेंज था, जो भी होता था वो सब क्या होता था, जीरो हो जाता था। इंटरनल एनर्जी सब कुछ जीरो हो जाती थी उस पर, मतलब कि कांस्टेंट रहती थी, कोई लॉस ही नहीं होता था। अब वहां पर रेडिएशन का लॉस नहीं हो रहा है, कंडक्शन का लॉस नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर एंट्रोपी का भी कोई लॉस नहीं होगा। यानी एंट्रोपी का चेंज भी रिवर्सिबल प्रोसेस या कार्नोट इंजन के लिए क्या होगा, इन रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस में हमारा क्या होगा कि एंट्रोपी का चेंज जो होगा ds वो होगा जीरो। लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस में, इन इरिवर्सिबल प्रोसेस यानी प्रैक्टिकल इंजन के लिए, प्रैक्टिकल इंजन के लिए ds का मान ग्रेटर देन जीरो, जीरो से कुछ ना कुछ बड़ा होगा। और यूनिवर्स का ध्यान रखिएगा कि यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या होती है, हमेशा बढ़ती रहती है, हमेशा बढ़ती रहती है, इंक्रीज हो रही है, अभी भी इंक्रीज हो रही है यूनिवर्स की एंट्रोपी। इसलिए क्वेश्चन आ सकता है कि यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या हो रही है, तो फिर उसमें दिया भी होगा या फिर बढ़ने का दिया होगा, इंक्रीजेस डिक्रीजेस कुछ भी दिया होगा, तो टिक लगाना है कि इंक्रीज होगी, टिक लगाना है इंक्रीजेस। और हमेशा रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए पूछेगा तो जीरो, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए तो कुछ ना कुछ बड़ा, या तो इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू जीरो दिखाएगा, फिर ds इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब न्यूमेरिकल कराते हैं। न्यूमेरिकल नोट कर दिया है, वही वाला है सीरीज वाला। न्यूमेरिकल बता रहे हैं, इफ 4 इंजन आर अरेंज इन सीरीज, यदि हम 4 इंजन को सीरीज में अरेंज करते हैं, इन सीरीज 2 बार लिख गया है, इन सीरीज विच 1000 कैलोरी हीट एब्जॉर्ब्ड बाय फर्स्ट कार्नोट इंजन, यानी कि पहले कार्नोट इंजन के द्वारा कितना कैलोरी यूज होगा, मतलब कितना कैलोरी वो हीट को ऑब्जर्व करेगा, 1000। फिर उसके बाद एंड 200 कैलोरी ऑफ हीट रिजेक्ट करेगा फोर्थ कार्नोट, यानी कि लास्ट वाले कार्नोट से वो कितना कैलोरी हीट रिजेक्ट करेगा, 200। इंजन कैलकुलेट एफिशिएंसी एंड वर्क डन, इंजन से कैलकुलेट करना है हमें कि एफिशिएंसी कितनी आएगी और वर्क डन कितना आएगा। 4 इंजन है यहाँ पर, कितना है 4 इंजन का मतलब n बराबर 4, कितना है n बराबर 4। Q1 दिया होगा, यानी Q1 दे दिया 1000 कैलोरी, और हम अपने हिसाब से अगर ले तो Q2 कितना देगा, 200 कैलोरी। लेकिन ये Q2 ही नहीं रहेगा, यहाँ पर अभी कुछ भी और भी हो सकता है, अभी आगे दिखाते हैं। कि जैसे ईटा का जो फॉर्मूला था वहां पर 1 माइनस क्यू एन प्लस वन अपॉन में Q1, यही फॉर्मूला आ रहा था, 1 माइनस क्यू एन प्लस वन अपॉन में Q1, ये फॉर्मूला था। अब इस फॉर्मूले पर n कितना है, n है हमारा कम से कम n है 4, तो 4 हम यहाँ रखेंगे, वहां पर हम ये निकाले थे ना, Q1 अपॉन में Qn+1, ये निकाला था फॉर्मूला Q1। तो Q1 हम इसको दे दें तो 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसको दे देंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो फॉर्मूला भी वही है, बढ़ाना नहीं। 4, तो n यहाँ पर रखें, तो नीटा इक्वल टू n माइनस क्यू कितना 5 हो जाएगा अपॉन में Q1 हो जाएगा। अब ये रिजेक्टेड वाला है, ये जो आता है लास्ट में वो कितना होता है, बड़ा वाला क्या होगा, रिजेक्टेड। तो रिजेक्टेड वाला Q2 लिया था, लेकिन ये क्या करेगा यहाँ पर Q5 का वर्क करेगा, Q5 के लिए वर्क करेगा, और Q1 तो हमें पता ही है
नीटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q5 कितना है 200 अपॉन में, वैसे भी दिख रहा है 80% आने वाला है, नहीं पता है तो अभी दिखा देते हैं। 2 5 10, बचा कितना, यहाँ 1 बचा, 1/5, 5 यहाँ गया, 5 माइनस 1 4, 4/5। अगर नीटा परसेंट में निकालना है 100 से मल्टीप्लाई, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 80%। 80%। और वर्क डन निकालने की बात की है तो W बराबर क्या होता है Q1 माइनस Q2। वर्क डन कितना आ जाएगा, 1000 में से घटाया कितना आया 800, वो भी कैलोरी में। हो गया तुम्हारा न्यूमेरिकल। ऐसे ही इजी न्यूमेरिकल आएंगे, जितने भी इंजन यहाँ पर अरेंज क्यों ना कर दिए जाए, n बराबर हम ले लेंगे कुछ भी और फॉर्मूले में रखेंगे, उसके बाद फॉर्मूले में रखने के बाद लास्ट वाला जो होगा वो हमारा क्या होगा 8। वैसे भी पता है कि Q1 हमेशा जो भी हीट रहेगा, जो बड़ी हीट होगी वही एब्जॉर्ब करेगा, और जब बची हुई हीट आएगी वो हमेशा कम ही आएगी। तो यहाँ से भी पता कर सकते हैं। बस इतना ही रखते हैं, आगे बताएंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, फिर उसके बाद खत्म होने वाला है बस ये भी।